हेलो बच्चों, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। और बेटा हम लोगों ने क्या कहते हैं अभी तक जो बायो मॉलिक्यूल में जो कवर किया है वो कार्बोहाइड्रेट है। और देन उसके बाद में हम लोगों ने प्रोटीन का मेजर पार्ट फिनिश किया है। और नेक्स्ट टू पार्ट है इंक्लूडिंग एंजाइम। एंजाइम थोड़ा देख लेते हैं। और उसमें यहाँ पर हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो बेटा विटामिन से। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का विटामिन से। आई होप आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो हम लोगों की हम मेरी अच्छी लगी हो। ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सेल्फ स्टडी करें। ठीक है। और यहाँ पर ये लेक्चर है, उसको देखने के बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लगानी है या जो जिस बच्चे के पास में जो भी टेक्स्ट बुक है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो डाउट्स होंगे वो आपको मेरे को इन्फॉर्म करने थे। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, तो कुछ बच्चे हैं वो मेरे को सेंड भी कर रहे हैं अपने डाउट, मैं उनके आंसर भी रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और जो क्या कहते हैं जो जिन्होंने अभी से चैनल ज्वाइन किया है वो बेटा क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़रूरतमंद लोगों को, और ऐसा जिन्हें ये लगता है कि क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ाई करनी चाहिए केमिस्ट्री की। ठीक है। और केमिस्ट्री जिन बच्चों को टफ लगती है उनको बेटा जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उनकी आप हेल्प कर पाए। ठीक है। अच्छा भाई, तो आज जो हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेटा विटामिन। ठीक है, ये बात याद रखना। तो विटामिन एग्जैक्टली है क्या? देखो, हम लोगों के यहाँ पर जितने भी बायो मॉलिक्यूल हैं, ईच एंड एवरी बायो मॉलिक्यूल नो डाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हर जो बायो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, कुछ जो होंगे उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, कुछ की रिक्वायरमेंट बेटा बहुत कम है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि हम लोगों की जो मतलब जो डेली लाइफ है उसमें जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डेली रूटीन में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, हर पार्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं उसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हम लोग की लाइफ में जो हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में उठ रहे हैं, उठने के बाद में जो हम लोग टूथ ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर बेटा जो हम लोग का ब्रश है प्लस उसमें जो पेस्ट लगा के हम लोग कर रहे हैं वो भी बेटा एक छोटा सा प्रोसेस है। बट कहीं ना कहीं वो प्रोसेस ही हम लोग स्किप कर देते हैं इनके। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा ये स्किप कर रहा होगा, बट कहीं ना कहीं यदि किसी बच्चे ने स्किप कर दिया तो आप ये समझ रहे हो कि उस टाइप से वो पॉजिटिव वाइब नहीं आती जैसी आनी चाहिए। अब है एक बहुत छोटा सा प्रोसेस ही, बट आपको ये पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा विटामिन होता है ये भी बेटा बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, और इसका हम लोगों की बॉडी में बहुत कम यूज है। ठीक है, माइक्रोग्राम में बेटा ये हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट का मतलब है जितनी रिक्वायरमेंट हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की है, जितनी रिक्वायरमेंट हमको न्यूक्लिक एसिड की है, जितनी रिक्वायरमेंट हमको लिपिड, फैट, प्रोटीन, इनकी ठीक इसी तरीके से बेटा विटामिन की भी रिक्वायरमेंट है। और कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि विटामिन की डेफिशिएंसी होगा, आपको विटामिन की टेबलेट लेनी चाहिए। और हद तो ये है कि बेटा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं डॉक्टरों के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं मल्टीविटामिन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग की बॉडी को थकान हो रही है एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा भाई, तो पहला बस मेरे को यही बताने की रिक्वायरमेंट बताने की जरूरत थी कि विटामिन जो होते हैं वो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनकी इंपॉर्टेंस बेटा इक्वल। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम लोग अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। विटामिन में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल मोस्ट ऑफ द विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड मोस्ट मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल अमाउंट में हम लोग की बॉडी में सप्लाइड होंगे इन द डाइट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर इन लाइफ ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ हो गया, हेल्थ हो गया, मेंटेनेंस हो गया हम लोग की बॉडी में, नो डाउट दूसरे भी जैसे क्या कहते हैं यूज होते हैं, ये भी यूज होगा, बट ये स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, किसमें होगा बेटा? स्मॉल अमाउंट में। विटामिन जो होंगे वो एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, नॉर हेल्प इन द बिल्डिंग टिश्यूज, टिश्यू के फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं करेंगे। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। इनका सिर्फ एक ही काम है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो अच्छे से चलता रहे। ठीक है कि नहीं? ये बात याद रखना। तो कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, देयर डेफिशिएंसी कॉजेस सीरियस डिस्टर्बेंस एंड डिसीज इन द बॉडी। इनकी डेफिशिएंसी से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। अच्छा भाई, क्या क्या डेफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है अभी वन बाय वन करके हमें डिस्कस करना है। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, देयरफॉर दीज मस्ट बी सप्लाइड इन द फूड। बहुत सारी विटामिन हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज भी नहीं होती है, तो हम लोग वो फूड से इनटेक करते हैं। प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल द विटामिन बट ओनली फ्यू आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल।
देखो प्लांट बॉडी में सारी की सारी विटामिन जो होती है वो सिंथेसाइज होती हैं, पर एनिमल बॉडी में सारी की सारी सिंथेसाइज नहीं होती हैं, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट है बेटा, विटामिन डी हावर में बी आइदर सप्लाइड इन द फूड और मे बी प्रोड्यूस इन द स्किन बाय द इरिडिएशन ऑफ एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, एस्ट्रॉल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। देखो ओवरऑल ये क्या कह रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत सारी विटामिन होती हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा ए बी सी डी ई एंड के एंड सो ऑन, बहुत सारी विटामिन है। उनमें जो विटामिन डी है वो हम लोग को कहीं से भी नहीं मिलती है, ना हम लोग की बॉडी में, ना हम लोग की बॉडी में है, ना बेटा हमें कहाँ से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। इवन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सन बाथ। क्या होता है बेटा, सन बाथ। सन बाथ का मतलब क्या, अब सर्दियों में तो ये टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 7-8 बजे सपोज सनराइज हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा फॉगी है देन आप बैठ गए जाके कि सनलाइट हमको मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। सनराइज हो गया देन उसके बाद में सनलाइट प्रॉपर आपको मिल रही है, तो दोपहर तक यानी 11-12-1 बजे तक आपको जो सनलाइट मिल रही है उसमें बेटा इस विटामिन डी का फॉर्मेशन हम लोगों की बॉडी में होगा, ठीक है। बट गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में बेटा जो सनराइज होता है, सनलाइट होती है बहुत जल्दी हमको मिलने लगती है। इवन कई बार तो ऐसा होता है 5:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में ही हमको ये सनरेज मिलने लगती है। तो मॉर्निंग में खासतौर से समर्स डे में ये 5 to 7 के बीच में ये परफेक्ट टाइम पीरियड होता है, और समर्स में और विंटर्स में जो टाइम पीरियड होता है वो 7-8 बजे के बाद 11-12 बजे तक, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरे दिन धूप में बैठे कि नहीं भाई विटामिन डी हमें लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, ठीक। अच्छा भाई, तो होता क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग जब सनबाथ लेंगे, उस सनबाथ की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारी बॉडी है, ठीक है, मोस्टली बेटा जो बोन्स है वहां पर इसका क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्ट्रॉल प्रेजेंट होगा इन अवर बॉडी में, वहां पर विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बात याद रखना, सन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अब बेटा देखो कई बार होते हैं हम लोग गार्जियन बोलते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को बेटा बाहर निकल के जाना चाहिए, खेलना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके पीछे एक रीजन यही है कि आप बेटा कहीं ना कहीं जब बाहर खेलने जाओगे तो आपको सनलाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी तो वहां पर जो इस टाइप से विटामिन हमको अवेलेबल हो रही है वो इनडायरेक्टली वे में हमको मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें सनबाथ लेना चाहिए। पर एक क्वेश्चन है मेरा हर बच्चे से, आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि आजकल का जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है वहां पर ये सनबाथ हम लोग बहुत कम ले पाते हैं, ठीक है। आप पूरे अपने दिन को रिकॉल कर लो, ठीक है कि नहीं, और रिकॉल करने के बाद में जब इस चीज को समझोगे तो जितने हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं, ठीक है, वहां पर इनको जो सनबाथ मिलता है बहुत कम मिलता है, ठीक है। बाकी जिनको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप उसमें आप लेना स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, सम मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के आर सिंथेसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो कुछ है वो बेटा देखो, हम लोग विटामिन ए जो है कुछ फ्रूट से हमको मिलेंगे, सॉरी कैरोटीन हमें हाँ फ्रूट से मिलेंगे, विटामिन बी जो है वो विटामिन बी और के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, और ठीक है, और कहां पर ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, क्या कहां पर मिलेंगे बेटा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन पे आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी, विटामिन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, वाटर सॉल्युबल होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, फैट सॉल्युबल। मतलब ऐसे विटामिन जो बेटा वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वो होते हैं मोस्टली बेटा बी और सी, क्या होंगे बेटा, बी और सी। आप चाहो तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में सारे ही आ गए, B1 B2 B3 B5 6 12, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। इसीलिए मैंने ओवरऑल बोला है कि वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो बी और सी होंगे, ठीक है। और इनको हम लोग बेटा बॉडी में कभी भी क्या कर लेंगे, स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। उसके पीछे रीजन है, वाटर में क्या होंगे बेटा, सॉल्युबल होंगे। तो वाटर में सॉल्युबल होंगे तो ये बेटा वाटर में सॉल्युबल होने के बाद में वो बेटा यूरिन के थ्रू हम लोगों की बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है बेटा फैट सॉल्युबल, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल है, इसमें अब जो बचे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सारे क्या होंगे बेटा, फैट सॉल्युबल होंगे, और ये जो होंगे हम लोग की बॉडी में रिस्टोर हो सकते हैं। These are oily substance not readily soluble in water, however soluble in fat. These include vitamin A, D, E, K. They are stored in liver and adipose, ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो फैट होता है मेनली कहाँ पर होता है, लिवर में, और क्या कहते हैं जो मसल टिश्यू होती है वहां पर होगा। मसल में भी बेटा एडिपोज जो है वहां पर ये कहते हैं फैट स्टोरेज होगा, ठीक है। एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन, सॉरी, एक्सेस इनटेक ऑफ दीज विटामिन
मोस्टली बेटा ए एंड डी हार्मफुल एंड मे कॉज हाइपर विटामिनोसिस। क्या होगा बेटा? हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, ज्यादा आप विटामिन ले रहे हो तो भी दिक्कत है, हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत कम आएगी, मतलब 1 या 2 लाख लोगों में रियली 1 या 2 किसी बच्चे को हो जाए। ठीक है, खैर ये है। तो वाटर सॉल्युबल हो गया, फैट सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल में बेटा बी और सी हो गया, फैट सॉल्युबल में क्या हो जाएगा? ए, डी, ई और के। अब यहां पर बेटा देखो, एक बात मैं हमेशा विटामिन को लेके बोलूंगा कि जितना बेटा आप बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो वो बेटा बायोमोलिक्यूल आप नो डाउट रिवाइज करो। पर होता है ना कि कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या कभी कोई कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि हम लोग रिवाइज क्या करें। तो रिवाइज में बेटा मैं एक चीज हमेशा ही बोलूंगा, रिवीजन के टाइम पे ये विटामिन को जरूर रिवाइज कर लेना। जो ये विटामिन हम लोग जब रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन इसका हमेशा आता है, कोई भी कॉम्पिटिशन आप उठा के देख लें। ठीक है, आप नॉर्मल 11-12 का कंपटीशन देख, सॉरी बोर्ड एग्जाम देख लें, या फिर और नीट का एग्जाम देख लें, या फिर जितने जहां पर जीएस वगैरह आ रही है, ठीक है, तो वहां पर भी ये विटामिन बहुत पूछा जाता है। इसलिए मेरा ये पर्सनल एक एडवाइस है, इसको जरूर अच्छे से लर्न करें। अब इसे पूछा क्या क्या जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको बेटा देखो मैंने कुछ इस टाइप से टेबल में डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल में नो डाउट आपको पहले से पता बी और सी है। तो यहां पर आपको देखो 2 और 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जो विटामिन है वो उसका बायोलॉजिकल नेम और उससे होने वाली डिसीज। क्या बेटा? उससे होने वाली डिसीज। तो विटामिन, जैसे मैंने बोला विटामिन ए, तो उसका बायोलॉजिकल नेम, जैसे विटामिन सॉरी ये विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम कुछ और ही होता है। सबसे पहले विटामिन बी दे रखा है, तो विटामिन बी का जो बेटा बायोलॉजिकल नेम है वो बेटा थायामाइन, देखो ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, थायामाइन है। एन्यूरिन भी है, आप दो में कोई एक भी लर्न कर लो, ऊपर वाला ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी 1 थायामाइन हो गया। उसके बाद में बेटा इससे होने वाली मतलब इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज, बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, विगर हो गया, रिटार्डेड ग्रोथ हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वीक हार्ट बीट हो गई, मसल एट्रोफी, इवन पैरालिसिस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है विटामिन उसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, देन जूलॉजिकल नेम भी कई बार बोल सकते हैं, और देन उसके बाद में उससे होने वाली डेफिशिएंसी। सोर्सेज बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या होंगे बेटा? बहुत कम पूछे जाएंगे। और सोर्सेज में बेटा देखो आप लोग देखो, सोर्सेज बेटा ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, 1-2 के बेटा डिफरेंट होंगे, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर मैं सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, तो विटामिन बी 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर सॉल्युबल देख रहे हैं। वाटर सॉल्युबल में मेनली बेटा 2 ही आ रहे हैं, बी और सी। नो डाउट बी एक बड़ी फैमिली है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बी 1 हो गया, थायामाइन हो गया। उसके बाद में बेटा फंक्शन हमें नहीं, सबसे पहले डेफिशिएंसी देखनी है। ठीक है, तो बेरी हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद में सोर्सेस, पॉलिसराइड हो गया, वीट हो गया, फ्लोर हो गया, मील, पल्सेस मील हो गई, एग, ईस्ट, मीट, लिवर, ग्रीन वेजीज एंड सीरियल्स एंड फ्रूट। ठीक है, अच्छा भाई फंक्शन भी होगा कि इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम को कार्बोक्सिलेज हो गया, रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। ठीक है, याद रखना है। देखो नो डाउट मैं हर चीज मतलब डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, बट मेनली जो पेपर में आता है वो याद रखना, विटामिन उसका बायोलॉजिकल नेम, देन उसके बाद में उससे होने वाली उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इससे कौन सी डिसीज होगी बेटा? क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड कॉर्नर्स ऑफ माउथ। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो हम लोग के लिप्स वगैरह है वो क्रैक हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से, तो इसको बोलते हैं बेटा कैलियोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? कैलियोसिस। ठीक है, अब जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो यही है, और थोड़ा सा बेटा डिफरेंट हो तो ये बेटा थोड़ा बायोलॉजी की लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन बेटा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप उसी लैंग्वेज में इसको लर्न कर ले। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट, हाँ बी 2 हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया। ठीक है, कैलियोसिस हो गया, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड कॉर्नर ऑफ माउथ हो गया। ठीक है, अच्छा भाई फंक्शन क्या है? कंबाइन विद फास्फोरिक एसिड टू फॉर्म कोएंजाइम FAD। ठीक है, एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। फंक्शन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तुमको, बट यहाँ पे इतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, सोर्सेज में बेटा देख लो, चीज हो गया, एग वाइट हो गया, ईस्ट हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन वेजीज हो गए, लिवर, किडनी, मीट, सीरियल। ठीक है, याद रखोगे। बी 1 हो गया, बी 2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा बी 3 पेंटोथेनिक एसिड। कौन सी बीमारी होने वाली है इससे? डर्मेटाइटिस। ठीक है, अच्छा भाई कंपोनेंट ऑफ COA कोएंजाइम A रिक्वायर्ड फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन।
कहां से मिलेंगे बेटा ये हमको, ऑल फूड, मोर एंड ईस्ट, लिवर, किडनी, एग्स। अब देखो सोर्सेज है बेटा, तुम लोग देख रहे होगे ऑलमोस्ट सारे जो सोर्सेज है वो सेम ही हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर आते हैं बेटा B5 में। B5 निको क्या कहते हैं, नियासिन या फिर बोलेंगे निकोटिनिक एसिड, ठीक है। क्या होने वाला है इससे, पेलाग्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डर्मेटाइटिस, डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट है बेटा विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा भाई, इससे क्या होने वाला है, डर्मेटाइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, ठीक है। देन के बाद में सोर्सेज फिर से वही है बेटा, मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गया, उसके बाद में फिश हो गया, मीट, एग यॉक हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन H, बायोटिन, ठीक है। अच्छा भाई, ये फिर से बेटा डर्मेटाइटिस, स्किन डिसीजेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस। अब ये बेटा डर्मेटाइटिस कई जगह कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जा रहा है तो हो जाने दो। तो विटामिन H हो गया तुम्हारा, बायोटिन हो गया। नेक्स्ट है बेटा हाँ विटामिन B12 साइनोकोबैलामाइन। तो विटामिन B12 से क्या क्या हो जाएगा बेटा, परनीसियस एनीमिया, ठीक है, आरबीसी जो होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज भी होगा और उसका जो शेप साइज है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिटार्डेड ग्रोथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आरबीसीज, ठीक है। सोर्सेज में बेटा देखो फिर से वही मीट, फिश, लिवर, एग, मिल्क, सिंथेसिस ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड कर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हाँ B12। फिर आ गया बेटा C, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है C, ठीक है। तो यहाँ पर स्कर्वी हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून डिफेंस सिस्टम हो गया, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हो गया, फ्रेगाइल ब्लड वेसल्स हो गए, बोन्स हो गया, पायरिया हो गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है बेटा, विटामिन सी को मैं बेटा विटामिन C और E, मैं इनको ब्यूटी विटामिन बोलता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो जो भी लोग हैं या जो बच्चे हैं या फिर जो भी हम लोग के सेलिब्रिटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों विटामिन पे बेटा डिपेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेक करते हैं विटामिन C और विटामिन E, ठीक है। आप जब क्या कहते हैं चटपटी खबरों के अलावा जब उनकी क्या कहते हैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जब देखोगे या कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो तो वो देखना मोस्टली बेटा जो दो विटामिन वो इंटेक कर रहे हैं उसमें एक विटामिन E होगा और क्या होगा, दूसरा विटामिन C होगा, ठीक है। तो विटामिन C को बेटा ब्यूटी विटामिन भी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो अच्छा हाँ, अब इसके सोर्सेज होंगे वो बेटा टोटली डिफरेंट होंगे, ये भी बात याद रखना। विटामिन C के जो सोर्सेज हैं वो टोटली, विटामिन D के और C के दो सोर्सेज हैं जो मैं बोलूंगा कि आपको लर्न करने चाहिए। उसमें विटामिन C है और विटामिन D है, क्योंकि नो डाउट कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, पर बेटा जो क्या कहते हैं विटामिन C है उसमें जरा देखना, लेमन है, ऑरेंज है, आंवला हो गया, देन सिट्रस फ्रूट हो गया, टमाटोज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, यानी कि जितने सिट्रस फ्रूट, जितने खट्टे तुम्हारे फ्रूट्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज है जो बेटा सिट्रस फ्रूट से मिलके बनी हुई है, ठीक है, वो बेटा विटामिन C का क्या होता है, सोर्स होता है। और सबसे ज्यादा जो विटामिन C होता है वो बेटा आंवला में मिलता है हमको, ठीक है, ये बात याद रखना। और कोरोना टाइम पे बेटा इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी थी, ठीक है। क्यों रिक्वायरमेंट थी, अभी बेटा देखो यहाँ पर क्या है, हाँ ब्लीडिंग गम, फ्रेगाइल एक्सोसन, नर्वस ब्रेकडाउन, हीलिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेड, इम्यून ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून डिफेंस सिस्टम, ये वो एक रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिमांड थी बेटा इसकी कोरोना टाइम में। इम्यून सिस्टम एक्चुअल में क्या है, जो ये विटामिन C है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसी की बेटा डेफिशिएंसी हो गई तो फिर ये इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो कोरोना वायरस है वो अपने इम्यून सिस्टम पे ही ज्यादा क्या कहते हैं अटैक कर रहा था, इसलिए हम विटामिन C की टेबलेट ज्यादा इंटेक कर रहे थे, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है बेटा फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में बेटा विटामिन E हो गया, ठीक है, विटामिन A हो गया, D हो गया, E हो गया और K, विटामिन क्या हो जाएगा बेटा K, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा ये K नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं अभी नोट करा दे रहा हूँ उसके बारे में। विटामिन A हो गया, रेटिनॉल हो गया, ठीक है। और इससे क्या क्या होने वाला है, यूरोथेल्मिया हो रहा है, हेडिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज, ठीक है, हार्डनिंग, ठीक है, हेडिंग नहीं है, हार्डनिंग होगा, हार्डनिंग, ठीक है, हार्डनिंग, ठीक, सॉफ्ट कॉर्निया, ठीक है, सेरोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी पैसेज, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। उसके बाद में क्या है बेटा, और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंपेयर्ड ग्रोथ, ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ एंड रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में जो यहाँ की जो सेल्स हैं वहां पर भी इसके ऊपर क्या होगा, इसकी ग्रोथ का जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि इनकी जो ग्रोथ कहाँ की बेटा,
ये हो गया यूनिबेडल हो गया, यूरेटर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इम्पेयर्ड ग्रोथ। इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब है जो वहां की जो सेल होंगी उनकी ग्रोथ बेटा प्रॉपर नहीं होगी, किसकी, इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ए के। रेटिनॉल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, सोर्सेस क्या होंगे, सोर्सेस बेटा देखो फिर से वही रिपीट होने लगे। लिवर हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम कैरोटिनॉइड पिगमेंट, मिल्क हो गया, बटर हो गया, किडनी, एग यॉक हो गया, लिवर, ग्रीन वेजीज हो गया, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन डी, सनसाइन विटामिन बोलते हैं हम लोग इसको, कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है इससे, रिकेट्स, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन। एक्चुअल में क्या है ऑस्टियोमलेशिया का मतलब, जो हम लोग की बोन की डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो बोन की डेंसिटी बेटा वीक होने की वजह से क्या होगी, जल्दी से हड्डी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, विटामिन डी इसलिए हमें लेना है। यही चीजें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हम लोगों के ग्रैंडफादर मदर होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बोन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद में आता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल हो गया। अच्छा भाई, स्टेरिटी, इंपोर्टेंसी, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ आर्टरी एंड मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर स्टेरिलिटी हो गया, ठीक है, और लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि जो सेक्सुअल जो पावर है विटामिन किसकी प्रेजेंस में बेटा, विटामिन ई की प्रेजेंस में, तो जो सेक्सुअल एबिलिटी है वो बेटा डिक्रीज होगी। स्टेरिलिटी, इंपोर्टेंसी बेटा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में मस्कुलर एट्रोफी, जो मस्कुलर एट्रोफी का मतलब कि जो हमारी मसल्स हैं वो बेटा क्या हो जाएंगी, मसल में जो टाइटनिंग है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है टाइम से पहले बुढ़ापा टाइप आ जाएगा, ओल्ड, मतलब जो ओल्ड कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं यंग में ही बेटा वो ओल्ड दिखने लगते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो विटामिन ई के ऊपर ज्यादा डिपेंड, ज्यादा से ज्यादा विटामिन ई लेते हैं, क्योंकि वो विटामिन ई होता है क्या, मसल्स को ये टाइटनिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा भाई, इसमें बेटा एक हम लोग का छूट रहा है, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। फाइलोक्यूनॉन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे बेटा, फाइलोक्यूनॉन, PHYLLOQUINON, फाइलोक्यूनॉन, ठीक है। विटामिन की फाइलोक्यूनॉन हो गया। बाकी सोर्सेज बेटा वही होंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है। और उससे विटामिन के से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्लड जो कोगुलेशन है उस वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड ह्यूमरेज हो गया, मतलब होता क्या है कि नॉर्मल जो हम लोग की बॉडी होती है वहां पर जब कट एंड वुंड्स लगते हैं तो होता क्या है कि जो हम लोग का जो ब्लड है वो कोगुलेट हो जाता है। पर विटामिन के, कोई भी इंसान ऐसा है जहां पर विटामिन के की डेफिशिएंसी, उस केस में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, उसका ब्लड जो है वो बेटा कोगुलेट नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज है। तो विटामिन के जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, विटामिन के का बेटा बायोलॉजिकल नेम होता है फाइलोक्यूनोन, ठीक है। सोर्सेज क्या होंगे बेटा, मैंने आपको बता रखे हैं, वो कॉमन सोर्सेज हैं, आप उन्हीं को नोट कर ले। एग हो गया, मिल्क हो गया, ईस्ट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। देन उसके बाद में क्या होता है, डेफिशिएंसी से ह्यूमरेज होगा, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, बट ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी आसानी से, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा फैट सॉल्युबल होगा, ए डी ई के, ठीक है। तो ओवरऑल मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं कि आपको विटामिन में क्या क्या याद रखना है, विटामिन, विटामिन के नेम, देन उसके बाद बायोलॉजिकल नेम, देन उससे होने वाली डेफिशिएंसी। सोर्सेज के केसेस में, सोर्सेज केसेस में आपको विटामिन सी के सोर्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, और विटामिन डी और ई के सोर्सेज की एग्जैक्टली ये कहां से हमको मिलेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट विटामिन, ठीक है, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का बेटा, यहां से ये बेटा हम लोग का विटामिन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों को कवर करना है बेटा न्यूक्लिक एसिड। क्या कवर करना है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। अच्छा भाई देखो, न्यूक्लिक एसिड को हमें समझना है तो उससे पहले बेटा देखो, आप सबको ये पता है कि हम लोगों का जो बॉडी शेप है, हम लोगों की जो बेटा हैबिट्स होती है, वो हम लोगों के एंसेस्टर्स हो गए, मतलब मॉम डैड हो गए, ग्रैंडफादर मदर हो गए, ठीक है, उनसे काफी मैच करते हैं। जैसे बोला जाता है कि ये अपने फादर की तरह बड़ा एग्रेसिव है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। देन समटाइम्स बोला जाता है कि देखो क्या कहते हैं, इनकी मॉम है वो मतलब क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग है, तो ये बच्चा भी हार्ड वर्किंग हो गया। आईक्यू लेवल इनके डैडी का, मॉम डैड का अच्छा है, तो इस बच्चे का भी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। मॉम डैड सिविलाइज हैं तो इनका बच्चा भी क्या है, सिविलाइज है। तो एक्चुअल में जो ये सारी एक्टिविटीज हैं या फिर जो ये सारा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, तो उसके पीछे बेटा बहुत सारी क्या कहते हैं हम लोग की बायोलॉजिकल क्या कहते हैं
ट्रांजिशंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे वो वन जनरेशन से बेटा अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्या होंगे बेटा? वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड में, सेकंड से बेटा थर्ड में, जब इस तरीके से ट्रांसफर होंगे तो उसके लिए भी बेटा हमें किसी न किसी बायोमोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और कोई भी एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जो बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को बेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, समझाने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। बाकी साइंटिफिक लैंग्वेज है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। ठीक है, तो मैं तो पहले तो मेन यही समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। और फिर बेटा देखो, मैं बिलीव करता हूँ कंटेंट वाइज नॉलेज पे। आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, आप उतने अच्छे से वहां पर लिख पाओगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक, तो कोई भी ऐसा बायोमोलिक्यूल जो बेटा कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये है क्या, जरा देखते हैं। ठीक है, देखो, every generation of every species resembles its ancestors in many ways। ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट बेटा, इट हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दीज कैरेक्टर। ठीक है, बहुत सारी क्या कहते हैं हम लोगों की बॉडी में सेल्स होती हैं जो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अच्छा भाई, ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी एंड हेरिडिटी अफेक्ट्स बोलेंगे वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, These particles present in the nucleus of the cell। अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में। हम लोगों के सेल में बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम ही होता है कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने में, और इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोसोम, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा यहां पर इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन होती है, और जो दूसरे टाइप का बायोमोलिक्यूल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेटा टू टाइप का होता है, यानी कि आप ये समझ लो कि मैं क्रोमोसोम की ही बात कर रहा हूँ। ये क्रोमोसोम में बेटा ये क्या होंगे? डीएनए और आरएनए ही तुम्हारे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद में डीएनए और आरएनए हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंस रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 पार्ट, शुगर मॉलिक्यूल हो गया, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये साइंटिफिकली तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखो, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए जो है वो क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड हो। ठीक है, याद रखना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफर होते हैं। ये जो ट्रांसफर करने का जो काम है वो बेटा क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? क्रोमोसोम। तो हम लोग की बॉडी में बेटा कितने क्रोमोसोम होते हैं आप सबको पता है? 46 होते हैं। 23 मॉम से मिलते हैं, 23 हमें डैड से मिलते हैं। इस तरीके से 46 हो जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है वो बेटा उनमें ये जो क्रोमोसोम है एग्जैक्टली वो क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड है, ये बेटा टू टाइप का होगा। उसमें एक क्या होगा बेटा? डीएनए, और दूसरा क्या होगा? आरएनए होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। जैसे बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था प्रोटीन्स में, ठीक है, कि प्रोटीन जो है वो एग्जैक्टली है क्या? कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। इस बेसिक स्ट्रक्चर मटेरियल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो अल्फा अमीनो एसिड होती। तो अल्फा अमीनो एसिड है वो बेटा मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन। ठीक इसी तरीके से बेटा जो हम लोगों की ये क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो एग्जैक्टली ये न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। किससे बना होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड से। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में कंबाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है यही इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपको याद रखना। अब ये कितने टाइप का होगा बेटा? टू टाइप का, डीएनए और आरएनए। डीएनए बेटा हम में हो गया, आरएनए बेटा जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनमें, हालांकि आरएनए हम में भी होता है। ठीक है, पर मेनली बेटा वहां पर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। हम लोगों में क्या होता है? डीएनए। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आर का क्या होगा बेटा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, तो आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वो किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। और ये जो हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा बेटा, 2 टाइप का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को, ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। अच्छा भाई, अब बेटा देखो ये हो गया। अब यहां पर बेटा है क्या, जिनको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लिक एसिड ही है, न्यूक्लिक एसिड ही न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड ही फर्दर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता था, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता था, ऐसे यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे, वहां पर जो बॉन्ड होगा बेटा उसका नाम होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या होगा बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बात याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा थोड़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ये बना कैसे होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में बेटा देखो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो शुगर है, दूसरा बेटा बेस है, तीसरा है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का मतलब यहाँ पर फॉस्फेट आयन से है, PO4- से। ठीक है, शुगर के बेटा 2 पार्ट होंगे, बीटा डी राइबोज हो गया, ठीक है, ठीक है, और बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज हो गया। डी कैपिटल डी का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। राइबोज का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है, राइबोज ये तुम्हारी शुगर हो गई। ठीक है, उसके बाद में बेस में बेटा हेट्रोजेनस बेस होते हैं। ये क्यों हेट्रोजेनस होते हैं, अभी स्ट्रक्चर इसके आएंगे मैं आपको बताऊंगा। बेस में बेटा 2 मेन होंगे, एक होगा हमारा प्यूरिन और दूसरा होता है बेटा पिरिमिडीन। ठीक है, ये बात याद रखोगे। प्यूरिन में बेटा ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन जो होता है यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन शुगर बेस और फॉस्फोरिक एसिड। शुगर में बेटा देखो पेंटोज शुगर होगी, यानी कि 5 कार्बन की शुगर होगी, राइबोज डीऑक्सी राइबोज। बेस में बेटा प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन के भी 2 पार्ट होंगे, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और उसके बाद में पिरिमिडीन के बेटा यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, अच्छा भाई, अब बेटा देखो नेक्स्ट है यहां पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है बेटा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वो क्या है, तुम्हारा बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड उसी का ही है, पेंटोज शुगर है। वो मैंने थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होने के लिए मैंने वो डायग्राम इन्फो जो क्या कहते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम्हें समझाया है। आपको यदि वो तैयार है तो ये आसानी से हो जाएगा। तो पेंटोज शुगर हो गया 5 कार्बन का, नाइट्रोजनस बेस होंगे, साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये बात याद रखोगे, और फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। अब यही मैं आपसे बोला था पेंटोज शुगर होंगे, यानी कि कोई भी ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन होंगे, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज है उसमें कार्बन कितने होते थे बेटा, 6। यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, कितने होंगे बेटा, 5 कार्बन का होगा। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो 2 पेंटोज शुगर हैव बीन आइसोलेटेड whereas DNA contains beta D deoxyribose, RNA contains beta D ribose। देखो RNA में क्या होता है बेटा, बीटा डी राइबोज होगा, और वहीं डीएनए में बेटा दूसरा वाला होता है। ठीक है, ये बीटा डी ऑक्सी डी राइबोज ये होगा किसमें, डीएनए में, और ये वाला जो होगा वो कहां पर होगा बेटा, आरएनए में होगा। ये तो हो गया पेंटोज शुगर। देखो बहुत कम ही है जो इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, इनकेस आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्यूरनेस फॉर्म में तुमको मतलब क्या कहते हैं इस फॉर्म में दे रखा है, रिजेंबल हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये फ्यूरेनेज ही है। ठीक है, नहीं कल के दिन आप मेरे को बोलोगे सर ने बताया फ्यूरनेज फ्यूरनेज जैसा दिख रहा है, फ्यूरनेज जैसा दिख रहा है, फ्यूरनेज है नहीं। बस ये बात याद रखना, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा भाई, यहां पर बेटा देखो तो ये हो गया बीटा डी डीऑक्सी राइबोज, और ये है बीटा डी निगेटिव राइबोज हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद में आता है बेटा तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस हो गया। नाइट्रोजनस बेस में देखो प्यूरिन में 2 पार्ट होंगे, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये है बेटा तुम्हारा एडेनिन और ये क्या है बेटा, ग्वानिन। ठीक है, उसके बाद में पिरिमिडीन आएंगे। पिरिमिडीन में बेटा 3 पार्ट होंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कहां पर, यूरेसिल हो गया, ये हो गया बेटा थायमिन, और ये क्या हो गया बेटा साइटोसिन। अब यहां पर बेटा देखो दे रखा है क्या, यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, थायमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट होगा, और ये साइटोसिन है वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा। अब यहां पर एक समझने वाली चीज ये है कि इससे पहले जो हमको ये दे रखा है, सॉरी ये जो दोनों होते हैं ये दोनों बेटा डीएनए में होंगे। कहां पर होंगे बेटा, डीएनए में। ठीक है, यानी कि प्यूरिन के दोनों बेस जो होंगे एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों डीएनए में होते हैं। यहां पर जो ये जो पिरिमिडीन के जो 3 बेस दे रखे हैं उसमें बेटा यूरेसिल जो होगा वो आरएनए में प्रेजेंट होगा, इवन साइटोसिन भी है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है मोस्टली, ये बात याद रखना। ठीक है,
अब यहां पर एक छोटा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में क्या होता है, अब हमेशा याद रखना, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, सॉरी एडेनिन और बेटा थायमिन, एडेनिन और बेटा थायमिन, ए और टी, ठीक है, ए और टी, आई होप नहीं दिख रहा होगा, चलो यहां मैं लिख देता हूं, ए और टी, एडेनिन और थायमिन, और बेटा ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और थानिन मतलब थायमिन जो होंगे वो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन इनके बीच में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन ये आपस में कंबाइन होंगे, पहले वाले का एडेनिन होगा तो पिरिमिडीन का बेटा क्या होगा, थायमिन होगा, और बेटा पहले वाले का ग्वानिन होगा तो पिरिमिडीन का क्या होगा बेटा, साइटोसिन, ठीक है, ये बात याद रखना। ये है बेटा डीएनए का पार्ट, किसका पार्ट है बेटा, डीएनए का, ठीक है। बट जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए की जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो थायमीन है उसकी जगह पर यूरेसिल आ जाता है, ये आ जाता है यूरेसिल, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट आता है बेटा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है सुगर और बेस से। किससे होगा बेटा, सुगर और बेस, सुगर वही अपनी पेंटोस शुगर, बेस अपना वही हेट्रोसाइक्लिक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, हेट्रोसाइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक बोल क्यों रहा है, एक्चुअल में आप सबको ये पता है कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होगा तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बट ये नाइट्रोजन भी दिख रहा है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। कार्बन होते सारे के सारे कार्बन होते तो हम लोग इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक बोलने का सिर्फ एक यही रीजन है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के अलावा दूसरा कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ गुड लक ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन ही है, बट आप बेटा 11वीं क्लास में जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हो तो वहां पर और भी दूसरे क्या होंगे बेटा, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे बेटा, याद करो, थायोफीन बोलते थे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन होता था, फ्यूरेन बोलते थे, एन से बेटा 2 पायरोल और पायरिडीन होता था, ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पर एन जब होगा साइक्लिक सेक्शन में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, ये चीज मेरे को बतानी थी। अच्छा भाई, अब हम लोग वापस अपने उसी पॉइंट पे आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कंटेन ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, पहला है बेटा पेंटोज शुगर और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस, बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन जो होता है शुगर प्लस बेस होता है, और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो शुगर बेस क्या काम है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, तो जैसे ही ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहां पर क्या है, ये है तुम्हारा राइबोस शुगर और ये है बेटा बेस, शुगर और बेस, ये देखो इस तरीके से कंबाइन होगा। अब यहां पर ये भी इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडीन और 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन, ठीक है, लिंक हो रहे हैं C1 ऑफ कार्बन ऑफ राइबोज और डीऑक्सीरोवर। ये नंबर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। मैंने क्या बोला, आपको जो मेनली फोकस करना है वो शुगर प्लस बेस के ऊपर, ठीक है। शुगर बेस बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोरिक एसिड उसमें ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नंबर के बेस में देखो बेटा, जो यहाँ पर शुगर है वो तो अपने फर्स्ट कार्बन का यूज कर रहा है, और जो हमारे पास में बेस है नाइट्रोजन बेस में, इनकेस प्यूरिन का है तो 9th पोजीशन यूज करेगा और पिरिमिडीन का है तो बेटा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो बेटा यहां पर देखो आरएनए में है तो बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड, और यदि बेटा क्या कहते हैं डीएनए में है तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो ये बेटा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर तुमको दे रखा है, ये देखो इसने फर्स्ट कार्बन यूज किया है, ठीक है, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बोलो भाई। अच्छा नेक्स्ट आता है बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड भी है, तुम लोग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो ये है PO4-3। क्या है बेटा, PO4-3, ठीक है, ये बात याद रखना। तो PO4-3 फॉस्फेट ग्रुप है, बेस है, और क्या है उसमें बेटा शुगर, तीनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा हमको, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, याद रखना। तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन ऑल द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, आरएनए का होगा तो बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए का होगा तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, याद रखना। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, इसकी बेटा प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, स्ट्रक्चर आता है,
ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब देखो जिसने न्यूक्लियोसाइड की प्रैक्टिस कर रखी है उसको सिर्फ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और जब भी बेटा मॉलिक्यूल का तुम फॉर्मेशन करोगे, हालांकि डिटेल में कभी पूछा नहीं आता है कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूं कि हमेशा बेटा वाटर मॉलिक्यूल ही क्या होगा, एलिमिनेट होता है। क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यहां से भी यहां से भी, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, उसके बाद में है क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के मेनली बेटा दो स्ट्रक्चर होंगे, पहला होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा होगा बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, फिर शुगर है, ग्वानिन है, थायमीन है, ठीक है। तो यहां पर है क्या, लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड देखो लीनियर सीक्वेंस का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फिर शुगर हो गया, देन उसके बाद में बेस हो गया, इसको बोलेंगे लीनियर सीक्वेंस, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एटी और यूजीसी। एटी का मतलब मैंने वही बताया, एडेनिन हमेशा थायमीन से कंबाइन करेगा, और जी और सी का मतलब है जो तुम्हारा ग्वानिन है वो साइटोसिन से कंबाइन होगा, ठीक है, ये बात याद रखोगे। और टी और यू दे रखा है, टी और यू का मतलब देखो कुछ ऐसे दे रखा है उन्होंने, ए टी ऑब्लिक बेटा यू, ठीक है। अब यहां पर एडेनिन और थायमीन है तो इसका मतलब वहां पर वो बात कर रहे हैं डीएनए की, और जब यूरेसिल आ जाएगा तो मतलब बात कर रहे हैं बेटा किसकी, आरएनए की, ठीक है। तो यहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। बेटा हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो टू कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैंड होंगे, डबल हेलिक्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन बिटवीन टू बेसेस, ठीक है। तो ये है बेटा लीनियर सीक्वेंस। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तुम देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे। अपना वही अल्फा हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो, कॉइलिंग जो होती है उसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो यहां पर भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उनके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। और इसको सबसे पहले देखो ये लिखा भी हुआ है, एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, याद रखना। और वॉटसन और क्रिक ने ये सबसे पहले रिवील किया था, ठीक, याद रखोगे। उसके बाद में आता है बेटा क्या, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है मैंने आपको बताया सीक्वेंस है, जो मैंने मतलब जो मैंने सारी चीजें ओरली आपको समझाई है वो यहाँ पर रिटन फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐड है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है वो सिंपली क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस में एक स्ट्रेट चेन में ही क्या है, कंबाइन है, ठीक है, ये याद रखना। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोटाइड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस पॉलीमराइजेशन C5 ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो नंबर बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बात बोल दिया दे रहा हूँ, इनकेस तुम्हें तैयार हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद रखना। तब उसके बाद में क्या है, ऑफ द सुगर रेजिड्यू ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड विद द वन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ द फॉस्फोरिक ग्रुप C3 ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अलोंग विद द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओवरऑल बेटा देखो सुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, रेजिड्यू इज सुगर ऑन द बैकबोन ऑफ द फर्दर कनेक्टेड टू द फोर्थ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा आपको यह समझना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वही आपस में क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। नंबर आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एज सच यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मतलब न्यूक्लिक एसिड कभी भी तुमसे नहीं डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उनके बीच वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा भाई, बाकी जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ए और टी के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और आरएनए होगा तो यही क्या हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड यू हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। अच्छा भाई, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो बेटा दो मेन क्या कहते हैं इसके फंक्शन होते हैं। पहला तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में, और दूसरा होता है बेटा रेप्लिकेशन में। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब समझ में आ रहा होगा कि बेटा प्रोटीन, नई प्रोटीन बनाएंगे ये हमेशा, ठीक है कि नहीं, कौन, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, में भी क्या करते हैं, मतलब यही करते हैं। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे अब जैसा हम, मेरी बॉडी है, आप लोगों की बॉडी है, तो आपका जो क्रोमोसोम है उसी जैसा बेटा और भी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये याद रखना। रेप्लिकेट का मतलब तो जस्ट कार्बन कॉपी, ठीक है।
तो सबसे पहले रेप्लिकेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ कॉल्ड सेल डिवीजन, माइटोसिस और रेप्लिकेशन। ठीक है, ये बात याद रखना कि जैसा हम लोग की बॉडी में क्रोमोसोम है उसी जैसा दूसरी कार्बन कॉपीज बनेगी, उनका नंबर बेटा बहुत ज्यादा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, न्यू प्रोटीन का क्या होगा, फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट उन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में बताया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ए एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस होता है, इट बिगिंस विद अ पार्शियल अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। देखो बेटा यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब ये है, देखो ये है हमारा डबल हेलिक्स। ठीक है, क्या होगा बेटा, डबल हेलिक्स। बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री में। ये वाला जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, फिर इसी के साथ में मतलब ये ब्रेक होगा, लेडर लाइक होगा, ये ब्रेक होगा, फिर उसी के साथ में इसके जब ये वाली चेन होगी, सॉरी ये वाली जो तुम्हें क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर चेन दिख रही है, इसके सामने बेटा दूसरी चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर बेटा ये पॉलीन्यूक्लियर चेन ये है, तो ये आपस में क्या होगी बेटा, कंबाइन होगी। यहां पर इस तरीके से बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जब यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सेम टाइम पे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन भी होने लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब कहेंगे सर वहां पर होगा क्या, बेटा एक बात बताओ, सपोज मैंने ये कहा पर कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां पर जी है, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, बोलो भाई। मैंने यहां पर ये बोला कि सपोज यहां पर जी है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा बेटा, सी। सपोज नीचे टी है तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, ए होगा। बस उसके जस्ट अपोजिट वाला ही क्या होगा, वहां पर बेस होगा। ठीक है, बाकी राइबोज है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, तो हाँ मैं यहां पर था डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जैसी ही बेटा वहां पर दूसरी कॉपी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो न्यूक्लिक एसिड के दो फंक्शन है, पहला क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा क्या होगा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को बेटा मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन है, प्राइमेज एड्स आरएनए प्राइमर, देन डीएनए पॉलीमराइज, फिर एक्सटेंड डीएनए। तो सबसे पहले बेटा जो स्टेप 1 है उसमें क्या होगा, डीएनए अनवाइंड्स एंड अनजिप। अनजिप का मतलब क्या है, वो जो मैंने बोला था ना कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, मतलब बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, आरएनए पॉलीमराइज रीड द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज है, वो देखेगा उधर क्या है, मैंने बोला ना उधर जी है तो इधर वो क्या लगाएगा बेटा, सी। उधर टी है तो इधर क्या लगाएगा बेटा, ए। उधर ए है तो इधर क्या लगाएगा बेटा, टी। ये काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। रीड द डीएनए टेम्पलेट, एमआरएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, उसके बाद में मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। अब देखो ये बायोलॉजी में तुम्हें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आरएनए जो होते हैं वो बेटा 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरएनए है वो मैसेज लेके आएगा कि भैया उधर जी लगाए तो आप इधर सी लगा दो, उधर टी लगाए तो इधर ए लगा दो। ठीक है, हाँ, तो आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करेगा। एमआरएनए जो होगा वो न्यू जो बेस है उसका, या न्यू जो क्या कहते हैं आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फॉर्मेशन करेगा। अच्छा भाई, स्टेप 2 में क्या होगा, एमआरएनए मूव्स अ राइबोज। ठीक है, राइबोसोम, सॉरी, हाँ राइबोसोम। राइबोसोम भी बेटा हम लोग के डीएनए रेप्लिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करेगा, राइबोसोम जो एमआरएनए वहां पर अटैच है, जो एमआरएनए का काम क्या है, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, उसको बेटा हटाएगा। भाई जितना पार्ट बन गया वहां से हटाना भी तो है ना, तो वो काम कौन करेगा, राइबोसोम। टीआरएनए ब्रिंग्स द एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। टीआरएनए जो है उसका काम क्या होता है, ट्रांसफर जो क्या कहते हैं आरएनए, उसका काम क्या है, एमिनो एसिड टू राइबोसोम। वो बेटा एमिनो एसिड को लेके आएगा कहां पर बेटा, बोलो भाई, राइबोसोम में। ठीक है, ये बात याद रखना। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में द एंजाइम लाइगेज जॉइन द ओकोजाकी फ्रेगमेंट। जो फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए हैं उनको बेटा बाद में कौन जोड़ेगा बेटा, ये एंजाइम लाइगेज है, उसका काम है बेटा जोड़ने का, यानी कि वो फेविक्विक की तरह काम करेगा। राइबोसोम फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 स्टेप में बेटा मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेप बेटा याद कर लेना, बाकी बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि ये जो मेजर पार्ट है वो बेटा बायोलॉजी का है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा भाई, उसके बाद में आता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा देखो
Another important function of DNA is the synthesis of protein. Actually the protein are synthesized by the RNA molecules. ठीक है, RNA molecules से प्रोटीन की synthesis होगी. ठीक है, cell about but the message of further synthesis of particular protein is coded in DNA. mainly मतलब एक्चुअल में क्या है, कौन सी प्रोटीन बननी है उसके बारे में कौन बताएगा बेटा, डीएनए बताता है. ठीक है, फर्दर ये जो आरएनए होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, 3 होंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, ये बात याद रखोगे. फिर यहाँ पर बेटा देखो उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की भी बात की है. सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है, फिर क्या है बेटा, ट्रांसलेशन है. ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, डीएनए अनवाइंड्स होगा, अनजिप होगा, आरएनए पॉलीमरेज रीड्स द डीएनए टेम्पलेट, एमआरएनए स्ट्रैंड जो होगा वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद में क्या है, ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या है, कौन सी प्रोटीन बनेगी उसके बारे में इन्होंने बता रखा है. एमआरएनए मूव्स टू द राइबोसोम, टीआरएनए ब्रिंग्स द अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, राइबोसोम फॉर्म्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल है क्या कि ट्रांसक्रिप्शन का जो काम है वो बेटा डीएनए की हेल्प से होता है. और फर्दर बेटा डीएनए से क्या बनेगा जब तुम्हारा प्रोटीन, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन. क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसलेशन. ठीक है, याद रखोगे. उसके बाद में आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केमिस्ट्री में भैया जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, और जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतना मैं तुम्हें कवर करा दे रहा हूँ. ठीक है, बाकी तुम्हें डिटेल में मतलब पढ़ना है, खासतौर से बायोलॉजी वाले, मैथ वाले बच्चों को जितना जरूरत है मैं वो कवर करा दे रहा हूँ. बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत डीप में तुमको बेटा ऑलरेडी बायो में पढ़ाया जाएगा. इसलिए बेटा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तो एक बार रीड कर लो, उसके बाद में बहुत अच्छे से तुम्हें कहाँ पे पढ़ना है बेटा, बायोलॉजी में. ठीक है, याद रखना. अच्छा भाई, डीएनए में क्या है, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज मतलब 2-डीऑक्सीराइबोज. आरएनए में क्या होता है बेटा, डी राइबोज होगा. डीएनए कंटेन साइटोसिन और थायमीन, और आरएनए में क्या होगा बेटा, साइटोसिन और यूरेसिल. यही बात मैं तुमसे बोल रहा था कि डीएनए में थायमीन होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा. डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा. ठीक है, ये बात याद रखोगे. डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, देयर मॉलिक्यूलर मास में वेरीज फ्रॉम 6 × 10⁶ टू 16 × 10⁶ U. ठीक है, ये याद रखना. और आरएनए का है वो मॉलिक्यूलर मास बेटा बहुत कम होता है, 20,000 K टू 40,000 K तक होता है. ठीक है, ये याद रखोगे. अच्छा भाई, नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट टेस्ट है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये किसके हैं, ये प्रोटीन के टेस्ट क्या कहते हैं, कुछ हैं प्रोटीन के हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के, उसमें मॉलिस टेस्ट है, ये पॉलीसेकेराइड का होता है. ठीक है, मॉलिस रीजेंट है, 1% अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. द साइड ऑफ द टेस्ट वॉयलेट रिंग जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी. ओसाजोन फॉर्मेशन, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक टेस्ट होता है. फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पर फिनाइलहाइड्रोजन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे. तो ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड सच एज माल्टोज, लैक्टोज रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्रोजन. ये पॉइंट याद रखना, कितने मॉलिक्यूल यूज करता है, 3. ठीक है, कई बार कॉम्पिटिशन पूछा गया. फर्दर ऑल द मोनोसैकेराइड व्हिच डिफर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट C1 C2 गिव द सेम ओसाजोन, ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज. ठीक है बेटा, ये तुम्हें याद रखना. तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है. अच्छा भाई, तो ऐसे करके बेटा हम लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड फिनिश कर लिया, और देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या फिनिश किया, विटामिन. ठीक है, यहां तक बेटा जिसने पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट बेटा कवर मैंने कर लिया है. कुछ भी रह जा रहा है तो मैं एक बार और देख लूंगा, वैसे मैंने सब कुछ कवर करा लिया है. आपकी नजर में जो लग रहा है कि सर कम हो गया है, हमारे यहाँ ये भी पढ़ा दिया गया है, तो आप मेरे को वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या फिर व्हाट्सएप जो चैनल है मेरा वहां पर आकर मेंशन करें, या फिर बेटा क्लास 12 का जो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है वहां पर लिखें, मैं वो आपका पार्ट कवर करा दूंगा. ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर. हेलो.